एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। देखिए, आज का हमारा वीडियो बेस्ड है, कुछ केस स्टडी करते हैं। आज हम डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 1 मार्क बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है और इसकी केस स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से आपको करनी है। आज हम मोटिवेशन से रिलेटेड केस स्टडीज़ की बात करेंगे कि मोटिवेशन से रिलेटेड किस तरीके की केस स्टडीज़ पूछी जाती है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी लास्ट ईयर तक पेपर हुए हैं उन सभी में मोटिवेशन से रिलेटेड केस स्टडीज़ 100% पूछी गई है। सो दैट एक तरीके से अगर आप मोटिवेशन का क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो आपके मार्क्स भी सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और छोटा क्वेश्चन भी आता है। तो आज स्टडी करते हैं, हम कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे। अच्छे से समझिएगा कैसे उसका आंसर देना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या उन्होंने नीड पूछी है, किस तरीके से वो पूछते हैं। तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। Aisha Limited assured their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job। देखिए, retrench का मीनिंग क्या हुआ कि अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है, यानी आयशा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए अश्योर कर रखा है कि रिसेशन के बावजूद भी, यानी ऐसा टाइम पीरियड जब हम मंदी का टाइम कहते हैं, जिसे हम ऐसा टाइम पीरियड होने के बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉयज़ में से किसी को भी हटाएंगे नहीं। ठीक है, रिटर्न यानी क्या होता है? जॉब से हटा देना। तो अगर हम जॉब से हटाएंगे नहीं तो आयशा लिमिटेड क्या कर रहा है? इस बात की अश्योरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब क्वेश्चन देखिए, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कौन सा इंसेंटिव ऑफर किया गया है? और देखिए, एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ सेम कैटेगरी। जो भी इंसेंटिव ऑफर किया गया है उसके अलावा एक और हमें इस सेम कैटेगरी का इंसेंटिव बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पुटअप किए हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इस फर्स्ट का आंसर होगा जॉब सिक्योरिटी। क्या मिली है एम्प्लॉयज़ को? जॉब सिक्योरिटी मिली है, क्योंकि वो इस बात के लिए उनके मन में कोई थ्रेट नहीं है कि रिसेशन के बावजूद उनको कंपनी से हटाया नहीं जाएगा, उनको उनकी जॉब से हटाया नहीं जाएगा। उससे उनके मन में क्या फीलिंग आएगी? जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी और वो कंपनी के लिए और ज़्यादा फेथफुल होकर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होने के कारण इसके और 2 ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, या 2 और सेम कैटेगरीज के कौन से हो सकते हैं? एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन, यानी एम्प्लॉय को पहचान देना, चाहे उनको पूरी मीटिंग्स में सबके सामने अप्रिशिएट करना या कोई अवार्ड में, रिवॉर्ड में कुछ मोमेंटो वगैरह देना, ये सब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन होते हैं। एक इसका ऑप्शन और हो सकता है जो नॉन फाइनेंशियल में आता है, वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है वहाँ पर अच्छा वर्क करने के लिए। सो दैट 2 जो अदर अदर कैटेगरी के, मतलब सेम कैटेगरी के अदर और कौन से इंसेंटिव हो सकते हैं, तो वो हमने बताए एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। और इसमें कौन सा यूज़ हो रहा था? जो मैनेजर थी आयशा, वो क्या कर रही थी? वो जॉब सिक्योरिटी दे रही थी अपने एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ क्या हो रहे थे? जॉब सिक्योरिटी की वजह से मोटिवेट हो रहे थे। साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर भी बैठिए और नोट करिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके बहुत काम आएंगे और किस तरीके से आंसर देना है। और कोई भी ऐसा हिंट या इम्पॉर्टेंट नोट मिलता है तो आप उसे नोट करिए। ठीक है, मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बेटा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसे अवॉइड ना करें और इसको शॉर्टी से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करें। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बर्ड लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ इशू ऑफ शेयर at a price which is less than market price। यानी ब्लू बर्ड लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या कर रही है? अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर रही है क्या? कंपनी के शेयर्स। किस रेट पे? मार्केट प्राइस से कम रेट पे। यानी क्या दे रही है वो अपने एम्प्लॉयज़ को? कंपनी की कैपिटल में हिस्सा दे रही है एक तरीके से। ठीक है, इशू करके उनको शेयर्स इशू करके। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन क्या है। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव
इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज़, कौन सा टाइप का इंसेंटिव है ये पता करो। एंड एक्सप्लेन, सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ सेम कैटेगरी, इसी कैटेगरी का एक और इंसेंटिव आपको यहाँ पर बताना है सेकेंड आंसर में। ओके, तो फर्स्ट का आंसर देखिए, को पार्टनरशिप या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन। कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, दिमाग लगाओ। देखें, स्टॉक ऑप्शन है, शेयर्स के रूप में उन्हें कैपिटल में हिस्सा मिल रहा है, तो कौन सा होगा, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, और इसका एक और कौन सा हो सकता है ऑप्शन, पे एंड अलाउंसेस भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही टू लिखेंगे, आप कोई भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ, ब्लूबर्ड लिमिटेड ने क्या दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टॉक ऑप्शन दिया, ठीक है, जिसको हम को पार्टनरशिप ऑप्शन भी बोलते हैं। तो जब अपने एम्प्लॉयज़ को ये दिया तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, सो दैट हम इसको कौन सा इंसेंटिव कहेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव कहेंगे। और इसी कैटेगरी का यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव की कैटेगरी का एक और नाम बताना था आपको, तो आप पे और अलाउंसेस भी बता सकते हो, बोनस भी बता सकते हो, और अदर जो भी आपको याद हो वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ABC Limited is not able to achieve its objective on analyzing, उसने एनालाइज किया और पता किया कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे हैं। They found that employees were not giving their best, कि एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, एफिशिएंट है वो, पर फिर भी वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। So he decided to announce an incentive plan, तो उसने क्या सोचा कि चलो क्या देते हैं, कंपनी क्या दे रही है, इंसेंटिव प्लान देने के बारे में सोच रही हैं, which offers various incentive to employee वर्कर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ अचीविंग देयर टारगेट्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अलग अलग प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स हैं वो ऑफ़र किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन 1 इज़ विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज़ यूज बाय मैनेजर। बताइए कितने एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के, 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, याद रखेंगे आप। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें से यहाँ पर कौन सा एलिमेंट यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, सजेस्ट इंसेंटिव सूटेबल फॉर एम्प्लॉयज़ ऑपरेटिंग एट लोअर लेवल, कि लोअर लेवल के एम्प्लॉय को क्या देना चाहिए, कौन सा इंसेंटिव देना चाहिए। ओके, और अगर हायर लेवल का है तो हायर लेवल को कौन सा इंसेंटिव देना चाहिए, आपसे सजेशन मांगे हैं। ओके, कि सजेशन दीजिए कि अगर एम्प्लॉय लोअर लेवल का है तो कौन सा हम इंसेंटिव यूज़ कर सकते हैं, और अगर हायर लेवल का है तो कौन सा इंसेंटिव यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे हैं सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट में पूछा है विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज़ यूज बाय मैनेजर। तो मैनेजर क्या कर रहा है, कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहा है, लीडरशिप नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, क्या है यहाँ पे, मोटिवेशन है। सुपरविज़न भी नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, मोटिवेशन कर रहा है। ओके, यहाँ पर आंसर होगा मोटिवेशन, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसे नहीं पढ़ेंगे आप। आंसर है मोटिवेशन। क्या यूज़ कर रहा है वो, मोटिवेशन कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव प्लान्स लेके आ रहा है। अब लोअर लेवल पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑफर मॉनेटरी इंसेंटिव। देखिए लोअर लेवल का जो एम्प्लॉयज़ होता है वो ज़्यादातर किससे मोटिवेट होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होता है। तो जनरली लोअर लेवल के लिए हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज़ करने चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव किसके लिए यूज़ करोगे, लोअर लेवल के लिए। ठीक है, और हायर लेवल के पास देखिए फाइनेंस की कमी नहीं है, उसकी नीड्स पूरी हो चुकी है, तो उसको कौन से देने चाहिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव उसके लिए बेटर रहते हैं। तो देखो अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को कि क्या कर रहा था मैनेजर, मोटिवेशन दे रहा था एम्प्लॉयज़ को। ओके, अगर अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल के पास फंड की, फाइनेंस की या मनी की कमी नहीं है, क्योंकि उनका लेवल ही इतना अच्छा है कि उनकी सैलरी अच्छी ही होगी। तो इसीलिए वो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है उससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे, वो मोटिवेट होंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। ठीक है, और अगर लोअर लेवल की हम बात करें तो लोअर लेवल बेटा सैलरी के लिए आता है इंस्टीट्यूशन में, अपने सारे एफर्ट्स किसके लिए करता है, सैलरी के लिए करता है। तो अगर हमें लोअर लेवल को मोटिवेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज़ करने होंगे। ओके, तो हमें क्या ऑफर करना है लोअर लेवल को, फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी
इंसेंटिव, और अपर लेवल को यानी हायर लेवल को क्या करना है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, चलिए अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे, अब देखते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है। ओके, तो उससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हुमा इज़ वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस पे काम करती है। ठीक है, कैसे कर रही है ना, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट बेस पे काम कर रही है। एज पर जॉब एग्रीमेंट शी हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स, उसको कितना काम करना है, 8 आवर्स अ डे काम करना है। एंड वॉज फ्री टू वर्क ओवर टाइम, और वो चाहती है तो ओवर टाइम भी कर सकती है। हुमा वर्कड ओवर टाइम ड्यू टू विच, हुमा ने क्या किया, ओवर टाइम यानी 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क किया। ओके, ड्यू टू विच शी फेल इल एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क, उसकी वजह से वो बीमार हो गई। ओके, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम पर वर्क करेंगे तो थक जाते हैं और थकान से बॉडी बीमार हो जाती है, वो इल हो गई। ओके, और उसकी वजह से उसे क्या लेना पड़ा, वर्क से लीव लेना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी। नो वन शुड कंसर्न एंड इंक्वायर अबाउट हर हेल्थ, किसी ने उसे फ़ोन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं उससे कि भाई कैसी है, क्या हालचाल है, छुट्टी लेकर घर बैठी है तो क्या रीज़न है, अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उससे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। शी रियलाइज दैट शी वॉज फुलफिलिंग ओनली सम ऑफ हर नीड्स वाइल सम अदर नीड्स स्टिल रिमेन टू बी फुलफिल्ड, उसको ऐसा लगा कि मेरी कुछ नीड्स तो पूरी हो रही हैं पर कुछ नीड्स हैं जो अभी भी फुलफिल नहीं हुई हैं। तो अब देखिए ये पैराग्राफ समझ आ गया अच्छे से। हुमा क्या करती है, कंपनी में वर्क करती है, कैसे, परमानेंट वर्क जॉब करती है यानी परमानेंट बेसिस पे वर्क करती है, फ्री है वो अपना वर्क करने के लिए, वो 8 आवर्स वर्क करने के लिए ड्यूटी थी उसकी, बट वो उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करती थी। एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से क्या हुआ, वो इल हो गई और लीव लेके चली गई, पर उसको किसी ने भी पूछा नहीं, ना उसे कॉल किया, ना ही उसे किसी ने आके कोई मिला। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करी, तो जिस वजह से क्या हो गई, थोड़ी सी वो डिप्रेस हो गई, थोड़ी सी उसे बुरा लगा। ओके, अब क्वेश्चन देखिए। बाय quoting the lines from the above para, identify the needs of Huma विच शी इज़ एबल टू फुलफ़िल, कि कौन सी ऐसी नीड्स है जो उसकी पूरी हो रही हैं। इस बात को पता लगाना है हमें यहाँ कि जो मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी उनमें से कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो हुमा की पूरी हो रही है। और आपको कैसे बताना है, लाइन को कोटेट करके कि आपको जो नीड है, जो मास्लो की नीड्स बता रखी है, उसने क्लासिफाइड कर रखी है, वो नीड्स को आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, कौन सी लाइन को स्टडी करके किया, ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। आल्सो एक्सप्लेन 2 अदर नीड्स ऑफ हुमा फॉलोड बाय द अबव नीड्स विच स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, इसी पैराग्राफ में से आपको ये पता लगाना है कि ऐसी और कौन सी नीड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो आपको दोनों बातें ही पता लगानी है कि कौन सी फुलफ़िल हो गई और कौन सी फुलफ़िल नहीं हुई है। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इसका आंसर करना है। अगर आप प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो आउट ऑफ 6 कन्फर्म आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं आगे हम। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। आपने लाइन को टेक करने को कहा था ना क्वेश्चन में। देखिए, हुमा इज़ वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस, इस लाइन से कौन कौन सी नीड्स का पता चल रहा है, हमने लाइन को टेक कर दी कि ये वाली लाइन है जिससे हमें उसकी नीड्स पता चल रही है, जो नीड्स उसकी फुलफ़िल हो रही है। ओके, जो नीड्स उसकी फुलफ़िल हो रही है। अकॉर्डिंग टू अबव लाइन हुमा इज़ एबल टू फुलफ़िल हर फॉलोइंग नीड्स, कौन सी, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। ओके, उसकी 2 नीड्स पूरी हो रही है जिसको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं, बेसिक नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। बेसिक नीड्स क्यों, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है और वो अपनी जो नीड है वो लाइफ के लिए वो पूरी कर सकती है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी ह्यूमन बीइंग की वो ईजीली अपनी सैलरी से पूरी कर सकती है, सो दैट उसकी ये जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं।
सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स कैसे पूरी हो रही है? परमानेंट बेसिस वाली, कि उसको फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वो परमानेंट बेसिस पे जॉब कर रही है वहाँ पर, और उसको उसकी जॉब से हटाने का कोई चांसेस नहीं है। सो दैट परमानेंट बेसिस वाली लाइन हमें क्या बता रही है? उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो रही है। तो ये दो नीड्स उसकी फुलफ़िल हो रही है। अब हम देखते हैं कौन सी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है। नीड्स ऑफ ह्यूमन विच स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड आर, यानी अभी जिसको सेटिस्फाइड होना बाकी है, यानी अभी तक पूरी नहीं हो रही है। कौन सी? एफिलिएशन नीड। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने पूछा ही नहीं, उसके लिए किसी ने अफेक्शन ही नहीं दिखाया, किसी ने उसको बिलोंगिंगनेस ही नहीं दी, किसी ने पूछा ही नहीं कैसी हो भाई, तबीयत ठीक है क्या, क्या हुआ। जब अपने से नहीं पूछते तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, हम अगर कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम जॉब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं करते। हम क्या चाहते हैं? हम बिलोंगिंगनेस भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बने, लोग हमें पूछे, हमारे सुख दुख अपने साथ बांटे। ओके, तो नीड ऑफ एफिलिएशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें किस में आती है? एफिलिएशन नीड्स में। और उसकी ये नीड पूरी नहीं हो रही है। कैसे पता चला? जब हमने पढ़ा कि उसको किसी ने भी कॉल नहीं किया या उसको किसी ने भी पूछा नहीं। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ ने या किसी ने भी मैनेजर ने उसको ये पूछा नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। आगे देखिए, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड कैसे पूरी नहीं हुई? इट रेफर्स टू द नीड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन और अटेंशन। इतना ओवर टाइम वर्क कर रही थी वो, इतनी मेहनत कर रही थी, फिर भी उसकी नीड ये पूरी नहीं हुई। तो ये जो दो नीड है उसकी पूरी नहीं हुई, बट साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड उसकी पूरी हो रही थी। ओके, अभी हमने नीड वाला क्वेश्चन किया, तो लॉन्ग क्वेश्चन में नीड वाले क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है लाइन कोडिंग करके कि कौन सी नीड फुलफिल हो रही है या फिर कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। एक और टाइप का क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए, स्मिता हैज़ बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन एंटरप्राइजेज फॉर द लास्ट 10 ईयर। 10 ईयर से काम कर रही है वो यहाँ पर। शी वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग एस हर कोलिग्स बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क। वो बहुत पॉपुलर है अपने कुलीग्स के बीच में क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनत से काम करती है और जो वो कमिटमेंट कर देती है, जो प्रॉमिसेस कर देती है, उसे फुलफिल करके दिखाती है। व्हेन द मैनेजर सीनियर, उससे जो जस्ट सीनियर था मैनेजर, वो रिटायर हुआ, ठीक है, ऑल हर कुलीग्स थॉट दैट नाउ स्मिता वुड बी प्रमोटेड। तो सारे उसके कुलीग क्या सोचने लगे कि हाँ अब तो मैनेजर की पोस्ट किसको मिलेगी? स्मिता को मिलेगी। ठीक है, बट टू एवरीवन सरप्राइज दैट वेकेंट पोस्ट वाज फुलफिल्ड बाय एन आउटसाइडर मिसेस रीता। सब बहुत सरप्राइज हो गए कि वो सीट किसको मिल गई? मिसेस रीता को, जो एक आउटसाइडर थी, क्योंकि स्मिता इतनी मेहनती थी उसके बावजूद भी उसको ये सीट नहीं मिली। और इस सीट को कैसे फुलफिल कर लिया? एक आउटसाइडर मिसेस रीता से फुलफिल कर लिया। स्मिता फेल्ट डिमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगी, ख़राब होने लगी और वो बहुत ही डिमोरलाइज हो गई, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शी वुड एब्सटेन हर सेल्फ ऑफन एंड कुड नॉट मीट हर टारगेट। जनरली क्या रहने लगी? वो एब्सेंट रहने लगी और अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पा रही थी। मिसेस रीता वाज अ गुड लीडर, पर मिसेस रीता जो थी ना वो अच्छी लीडर थी, समझ गई वो कुछ गड़बड़ है। Who would not only instruct her subordinates but would also guide and inspire them। वो अच्छी गाइड भी थी, वो गुड लीडर थी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करती थी और गाइड करती थी। शी नोटिस्ड स्मिताज बिहेवियर। उसने क्या किया? नोटिस किया स्मिता का बिहेवियर एंड फेल्ट दैट हर परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव। उसने सोचा कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको आइडिया लग गया, ठीक है, क्योंकि वो गुड लीडर थी तो वो उसके बिहेवियर से समझ गई कि कुछ बात है। शी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग स्मिता इन डिसीजन मेकिंग इश्यूज़। उसने क्या किया? डिसीजन लेने वाले जितने भी पॉइंट्स थे उसमें स्मिता को शामिल करना शुरू कर दिया कि डिसीजंस में उससे भी उसका सजेशंस लेने लग गए, उसको भी इंक्लूड करने लग गए रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड हर द पार्ट ऑफ हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी। उसने उसको जो रीता थी, मिसेस रीता, उसने स्मिता को क्या बना दिया? इस कमेटी का मेंबर
बना दिया, ठीक है, हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बना दिया। ओके, स्मिता वाज नाउ पंचुअल इन ऑफिस। अब स्मिता क्या हो गई, पंचुअल हो गई अपने वर्क में, ऑफिस में रेगुलर आने लग गई। ओके, और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो गई, हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और उसकी परफॉर्मेंस भी अब इम्प्रूव होने लगी। तो ये पूरा पैराग्राफ था, ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ आएगा। अब देखो, स्मिता वर्क कर रही थी, बहुत अच्छा वर्क करती थी, उसके सारे कुलीग्स उसको रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो जो कमिटमेंट करती थी उसे पूरा करती थी। तो जैसे ही उसका सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ तो सबने क्या सोचा कि अब स्मिता को पोस्ट मिलेगी मैनेजर की, ठीक है। बट अचानक क्या हुआ कि आउटसाइडर जो मिसेस रीता थी उससे उस वेकेंट सीट को फिल कर दिया गया, पूरा कर दिया गया। ओके, अब रीटा के आने की वजह से स्मिता को लगा बुरा, और बुरा लगने की वजह से क्या किया उसने, आना छोड़ दिया, छुट्टी करने लगी, और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, कम हो गई, ख़राब हो गई। रीता समझदार थी, अच्छी लीडर थी, उसने जान लिया कि कुछ गड़बड़ है, और उसने क्या किया, स्मिता को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने शामिल किया, स्मिता को अच्छा लगा, और उसने क्या किया, वापस वो पंचुअल हो गई अपने वर्क को, और उसकी परफॉर्मेंस वापस बढ़ने लगी। अब क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय रीता। कौन सा फंक्शन यहाँ हो रहा है, डायरेक्टिंग हो रहा है। ऑफकोर्स डायरेक्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्टिंग कर रही है, क्योंकि रीटा क्या है, गुड लीडर है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही है वर्क कैसे करना है, गाइड करना है। स्मिता भी ऐसे ही करती थी। नेम द एलिमेंट ऑफ अबव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा टू इम्प्रूव स्मिताज बिहेवियर। कौन सा जो मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ आपने आइडेंटिफाई किया है उसका कौन सा एलिमेंट यहाँ यूज़ हो रहा है। तो डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट यहाँ यूज़ हो रहा है, मोटिवेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट का आंसर डायरेक्टिंग, सेकंड का आंसर मोटिवेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाई इन सेकंड अबव। ओके, फर्स्ट में हमारे क्या आंसर था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, डायरेक्टिंग है। ओके, सेकंड हमारा आंसर क्वेश्चन था, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने आइडेंटिफाई किया, कौन सा एलिमेंट है, मोटिवेशन है। ओके, और थर्ड में हमको बताना है कि जो एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया उसके कोई 3 फीचर्स बता दो। तो कोई भी 3 फीचर्स हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि जो यहाँ दिए हुए हैं आपको वही बताने हैं, आप कोई भी 3 इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ कौन से बता रखे हैं, फर्स्ट इज़ मोटिवेशन इज़ इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है, इंटरनल फीलिंग है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, एक एक्सटर्नल फीलिंग नहीं है, एक अंदर की सोच है, किसी के दिल से किसी चीज़ की इच्छा होना, बहुत तेज इच्छा होना, एस्पिरेशन होना, वो सब क्या है, इंटरनल फीलिंग है उसकी। सेकेंड देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है, गोल को डायरेक्ट करता है, ठीक है, कि हाँ जो उसका बिहेवियर होता है, जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, उसके गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। एंड थर्ड इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम पनिशमेंट देके भी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं और हम रिवॉर्ड देके भी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। सो दैट ये 3 फीचर्स इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। दीज 3 फीचर्स की मोटिवेशन के कौन कौन से बेसिकली 3 फीचर्स हो सकते हैं। आप इनमें से कोई भी या इसके अलावा कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था इसका मोटिवेशन का लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा आज हमने बात करी मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ की। मैंने आपको बताया किस तरीके की केस स्टडीज़ आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आते हैं, और इम्पॉर्टेंस वगैरह या फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और अब आप आराम से केस स्टडीज़ को आंसर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सिंगल भी अगर आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।